नमस्कार फ्रेंड्स, आज की वीडियो में आपका स्वागत है। आज की वीडियो में चर्चा करेंगे मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड की। अब ये फंड अच्छे रिटर्न्स देता है, यह तो सभी जानते हैं। सभी इन्वेस्टर इस बात से परिचित हैं कि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड एक बहुत अच्छा फंड है मिड कैप कैटेगरी का, और यह बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देता है और अपने कैटेगरी में सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाले फंड्स में से एक है। बल्कि सही बात तो यह है कि यह अपनी कैटेगरी का सबसे अच्छा परफॉर्म करने वाला फंड है। अभी देखिए, इस फंड के साथ कुछ बहुत बड़ी विशेषताएं हैं कि यह फंड एक ऐसा फंड है जिसने अपने कैटेगरी में नंबर 1 पोजीशन को बना के रखा है शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म हर टाइम फ्रेम में, 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर, 10 ईयर्स। अब यह बहुत रेयर अचीवमेंट है, क्योंकि कोई भी फंड लगातार 10 वर्ष तक अपनी कैटेगरी में एक नंबर पर हर टाइम फ्रेम में बना रहे, तो उस फंड के अंदर कुछ तो विशेषता है, कुछ तो अच्छा ही है, जिसकी वजह से वह हर टाइम फ्रेम में अच्छा परफॉर्म कर पा रहा है। अगर यह सिर्फ एक फ्लूक होता तो कोई फंड एक साल अच्छा परफॉर्म करता है तो दूसरे वर्ष वह पीछे चला जाता है, कोई दूसरा फंड आके उसको आउट परफॉर्म कर देता है। लेकिन इस फंड के साथ यह विशेषता है जो आकर्षित करती है कि इन्वेस्टर को इसमें इन्वेस्ट करने के लिए। यह फंड हर टाइम फ्रेम में ना सिर्फ अच्छा परफॉर्म कर रहा है बल्कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा है और नंबर 1 पोजीशन पे बना हुआ है। फैक्ट तो यह है कि बहुत से स्मॉल कैप फंड्स भी इसके रिटर्न्स में इसके बराबर नहीं है। यह स्मॉल कैप कैटेगरी के फंड से भी बेहतर रिटर्न जनरेट करके दे रहा है। तो इस वीडियो में इस फंड के रिटर्न्स की तो चर्चा करेंगे ही, लेकिन उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण इस विषय पर चर्चा करेंगे कि यह फंड इतने अच्छे रिटर्न्स आखिरकार कैसे जनरेट करके देता है, इसकी स्ट्रेटेजीज क्या है जिनकी वजह से यह इतना अच्छा रिटर्न जनरेट करके अपने इन्वेस्टर को दे पाता है। तो आइए शुरू करते हैं आज का वीडियो। अब अगर रिटर्न्स की बात करें तो पिछले एक वर्ष में इसने रिटर्न दिया 64% का। अब ये एक बहुत बड़ा रिटर्न है और जाहिर है कि बहुत से स्मॉल कैप फंड्स भी इतना अच्छा रिटर्न जनरेट करके नहीं दे पाए हैं, जबकि स्मॉल कैप फंड सबसे अच्छा रिटर्न जनरेट करके देते हैं। लेकिन यह फंड मिड कैप कैटेगरी का फंड होते हुए भी पिछले एक साल में 64% इसने रिटर्न जनरेट करके दिया है। और अकेले पिछले वर्ष की बात नहीं है, अगर पिछले 3 इयर्स का इसका परफॉर्मेंस देखें तो वहां इसके रिटर्न थे 36%, 5 ईयर्स में इसका रिटर्न था 34% और 10 ईयर के टाइम फ्रेम में भी बहुत अच्छा आउटस्टैंडिंग 22% का रिटर्न इसने जनरेट करके दिया, जो कि जैसा कि पहले ही डिस्कस किया कि वह अपने बेंचमार्क मिड कैप फंड के बेंचमार्क से और कैटेगरी एवरेज से दोनों से ही बहुत अच्छा रिटर्न यह फंड जनरेट करके दिया है। इस समय यह 5 स्टार रेटेड फंड है क्राइसिस द्वारा और अपने कैटेगरी में तो नंबर 1 है ही और बेंचमार्क कैटेगरी दोनों को आउट परफॉर्म कर रहा है अपने परफॉर्मेंस में। तो अब ये जान लेते हैं कि इतने अच्छे रिटर्न्स आखिर जनरेट करता कैसे है फंड। तो इसके लिए हमको जाननी पड़ेगी इसकी स्ट्रेटेजी, और स्ट्रेटेजी जानने के लिए हमको देखना पड़ेगा इस फंड का पोर्टफोलियो में आप जब इस फंड के देखेंगे तो हम पोर्टफोलियो डिस्कस नहीं कर रहे हैं कि कौन सी कंपनी में इसका इन्वेस्टमेंट है, कितना % इन्वेस्टमेंट है, क्या है। सिर्फ डिस्कस करेंगे इसके कि इसके पास कितने स्टॉक्स हैं इसके पोर्टफोलियो में। तो यू विल बी सरप्राइज टू नो कि यह फंड सिर्फ 26 स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया हुआ है इस समय, जबकि कैटेगरी एवरेज है 72 स्टॉक्स का। मींस कि जहां दूसरे फंड्स 72, और जाहिर है कि एवरेज है तो ऐसे बहुत से फंड होंगे इस कैटेगरी में जिन्होंने 72 से भी ज्यादा स्टॉक्स में इन्वेस्ट करके रखा होगा। अब आप यह जान लीजिए कि जितना ज्यादा आप डाइवर्सिफिकेशन करेंगे उतना ही ज्यादा आपके रिटर्न्स डाइल्यूट होंगे। यह एक एस्टेब्लिश्ड फैक्ट है जो सभी स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर और इवन म्यूचुअल फंड के इन्वेस्टर्स भी जानते हैं। तो एक तरफ जहां दूसरे फंड हाउसेस, दूसरे मिड कैप कैटेगरी के फंड्स बहुत ज्यादा डाइवर्सिफिकेशन करते हैं और उसके चलते रिटर्न्स उनके डाइल्यूट हो जाते हैं, यह फंड एक कंसंट्रेटेड अप्रोच अप्लाई करता है, एग्रेसिव अप्रोच अप्लाई करता है और उसके चलते यह सिर्फ 25 के आसपास ही स्टॉक्स में एक समय में इन्वेस्टेड रहता है। अब इसके लिए फंड मैनेजर को बहुत ज्यादा स्किल चाहिए, एक्यूमेन चाहिए और एक एग्रेशन चाहिए फंड हाउस का और फंड मैनेजर। तो फंड मैनेजर्स जो इसके हैं बहुत ही एग्रेसिवली इन्वेस्ट करते हैं अपने पोर्टफोलियो को चुनिंदा शेयर्स में जो कि वो हाई ग्रोथ कंपनीज हों। अभी दूसरा इस फंड का एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटेजी का अगर आप एग्जांपल देखें तो वह ये कि इस फंड ने जो इन्वेस्टमेंट किया हुआ है वो किया हुआ है वेरी हाई पी रेशियोज के
स्टॉक्स में, जहां पर मिड कैप कैटेगरी के जो स्टॉक्स हैं उनका पी रेशियो अराउंड 40 प्लस चल रहा है इस समय मार्केट में। जबकि मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड ने जिन शेयर्स में 26 में इन्वेस्ट किया हुआ है इस समय अपने पोर्टफोलियो में, उनका एवरेज पीई है 61%। मीन्स जो मिड कैप कैटेगरी के शेयर्स हैं उनका जनरली पीई है 40 और इस फंड ने इन्वेस्ट किया है 61। तो कितना बड़ा पी रेशियो में अंतर है। और आप जानते ही हैं कि पी रेशियो उन्हीं कंपनीज का अधिक होता है जिनमें ग्रोथ पोटेंशियल काफी हाई होती है, क्योंकि मार्केट डिस्काउंट करके चलता है फ्यूचर ग्रोथ को। तो मार्केट हाई पीई उन्हीं कंपनीज को देता है जिनमें वह एक्सपेक्ट करता है कि फ्यूचर में बहुत अच्छा ग्रोथ देने वाली है ये कंपनीज, और इसीलिए उस हाई ग्रोथ का एडवांटेज उठाने के लिए यह फंड इन्वेस्ट करता है ऐसी कंपनीज में जिनका पी रेशियो हाई है, जिनमें ग्रोथ की पोटेंशियल, जिनकी अर्निंग ग्रोथ, टॉप लाइन, बॉटम लाइन, सेल्स, अर्निंग्स, नेट प्रॉफिट, सभी में बहुत बेहतर रिटर्न्स की और बहुत बेहतर ग्रोथ की जहां संभावना होती है, वहां पर ही यह फंड इन्वेस्ट कर रहा है अपने एयूएम को। और उसी के चलते यह जो दो स्ट्रेटेजी फंड फॉलो करता है, एक तो कंसंट्रेटेड अप्रोच स्टॉक सिलेक्शन की, मिनिमम स्टॉक्स रखने हैं अपने पास जो कि हाई ग्रोथ हो, हाई पीई वाले हो, जिनका फ्यूचर में अच्छा रिटर्न्स मिलने की, अच्छी ग्रोथ होने की, प्रॉफिट्स में और सेल्स में, रेवेन्यू में संभावना हो, ऐसे ही शेयर्स में यह कंसंट्रेशन करके रखता है और उसी के चलते इसको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिलते हैं। ओवर डाइवर्सिफिकेशन यह फंड नहीं करता है। तो ऐसी स्थिति में यह स्वाभाविक ही है आपके मस्तिष्क में यह प्रश्न उठे कि यह फंड इतने अच्छे रिटर्न्स जनरेट कर रहा है और इतना कंसंट्रेशन करके रिटर्न जनरेट कर रहा है और इतने हाई पी शेयर्स में इन्वेस्ट कर रहा है, तो कहीं यह फंड बहुत ज्यादा रिस्क लेकर तो नहीं है काम कर रहा। तो ऐसा भी नहीं है। इसके लिए हम डिस्कस करेंगे इसके रिस्क रेशियोज को, क्योंकि वहीं से हमें पता चलेगा कि यह फंड कितना रिस्क ले रहा है या कितना नहीं ले रहा। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं बीटा की, जो कि यह बताता है कि यह फंड में वोलेटिलिटी कितनी है और इसके एनएवी में कितने उतार चढ़ाव देखने को मिल सकते हैं इन्वेस्टर को। तो जहां कैटेगरी का बीटा है 0.90, वहीं फंड का बीटा है 0.82। अब यह है, आप जानते हैं कि बीटा जितना कम रहता है उतना बेहतर रहता है, मींस इस फंड का बीटा अपने कैटेगरी एवरेज से बेहतर है। अब बात कर लेते हैं शार्प रेशियो की। शार्प रेशियो हमें यह बताता है कि कोई फंड कितना अधिक रिस्क लेकर जनरेट कर रहा है अपने रिटर्न्स को। तो यहाँ पर भी इस फंड का परफॉर्मेंस काफी अच्छा है। जहां पर कैटेगरी एवरेज है 0.88, वहीं पर फंड का एवरेज है 1.47। देखिए, जितना ज्यादा शार्प रेशियो होगा उतना बेहतर माना जाता है। तो यहाँ पर यह फंड बेहतर कर रहा है अपनी कैटेगरी के दूसरे फंड्स की तुलना में। तो जहां यह फंड ज्यादा आपके लिए रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है, वहीं इन रिटर्न्स को जनरेट करने के लिए यह फंड ज्यादा रिस्क नहीं ले रहा है। ये भी एक बहुत बड़ा पॉजिटिव है, जहां पर रिटर्न्स भी आपको बहुत अच्छे मिल जा रहे हैं और रिस्क भी फंड उसके लिए बहुत ज्यादा नहीं ले रहा है, बल्कि कैटेगरी के जो ट्रेंड है, जो कैटेगरी का एवरेज है, जो कैटेगरी के दूसरे फंड जितना रिस्क लेके रिटर्न्स जनरेट कर रहे हैं, उससे कम रिस्क लेके और कैटेगरी के दूसरे फंड्स की तुलना में ज्यादा रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है। तो हर लिहाज से एक अच्छा फंड जान पड़ता है। तो लास्ट रेशियो अल्फा, जो हमें यह बताता है कि ये फंड्स कितने अच्छे रिटर्न्स जनरेट करके दे रहा है और अपने बेंचमार्क से कितने ज्यादा रिटर्न्स से जनरेट करके दे रहा है। अगर बेंचमार्क को मान के चलें 1, तो यहाँ पर भी इसका अल्फा है 10.67, यानी कि जो बेंचमार्क रिटर्न्स जनरेट करके देगा उससे ये 10% से भी ज्यादा रिटर्न्स फंड जनरेट करके दिया है अभी पास्ट में। फ्यूचर में तो कुछ भी प्रिडिक्टेबल नहीं है, पास्ट परफॉर्मेंस फ्यूचर रिटर्न्स की गारंटी भी नहीं है, लेकिन यह सही है कि हम पास्ट परफॉर्मेंस से ही थोड़ा उसको एक्स्ट्रापोलेट करके आगे जाते हैं कि आखिरकार यह फंड कैसे आगे परफॉर्म करेगा। क्योंकि कोई फंड जब पिछले 10 साल से लगातार अच्छा परफॉर्म कर रहा है तो सडनली उस फंड में होने को तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन यह संभावना कम ही है कि वो सडनली खराब परफॉर्म करना शुरू करते हैं। दूसरा जो रिस्क एक इन्वेस्टर के माइंड में आता है कि यह फंड का ओवर कंसंट्रेशन सिर्फ 26 स्टॉक्स में। तो जो 26 स्टॉक्स में कंसंट्रेशन है वह भी अपने आप में काफी डाइवर्सिफाइड है। 26 स्टॉक्स कम नहीं होते हैं डाइवर्सिफिकेशन के लिए,
तो 26 स्टॉक्स में इस फंड ने इन्वेस्टमेंट कर रखा है। तो ऐसा नहीं कि किसी एक ही बड़े इंडस्ट्रियल हाउस के सारे शेयर्स में, सारी कंपनीज में इन्वेस्ट कर रखा हो, ऐसा नहीं है। या सिर्फ एक ही सेक्टर की कंपनीज में इसने फंड ने इन्वेस्ट कर रखा हो, ऐसा भी नहीं है। क्योंकि यहाँ पर मैंने पोर्टफोलियो एनालिसिस इस फंड की करी थी, तो यहाँ पर मैं उसको अलग अलग डिस्कस तो नहीं कर रहा हूँ क्योंकि उससे लेंथ बहुत बड़ी हो जाती वीडियो की। लेकिन इस फंड ने ये 26 जो शेयर्स पिक करे हैं, वो इस फंड ने 10 से भी ज्यादा अलग अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट किए हुए हैं। जो है 26 शेयर्स इस फंड के पोर्टफोलियो में है, वह अलग अलग 10 से भी ज्यादा सेक्टर्स से हैं। तो यहाँ ओवर कंसंट्रेशन दिखाई देता है, वह बहुत ज्यादा डाइवर्सिफाइड है और डाइवर्सिफिकेशन को लेकर भी बहुत ज्यादा रिस्क फंड ने नहीं लिया है। एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो जहां कैटेगरी एवरेज है 0.73, वहीं फंड का एक्सपेंस रेशियो है 0.57। यहां पर भी एक्सपेंस रेशियो भी इस फंड का कैटेगरी एवरेज से कम है, जो कि एक इन्वेस्टर के लिए बेनिफिशियल है। इससे इन्वेस्टर्स के रिटर्न्स बढ़ते हैं। एक और पैरामीटर पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो, तो वहां पर भी कैटेगरी एवरेज 236%, जो कि काफी हाई है। वहीं फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो सिर्फ 133%, मींस लगभग आधा है फंड का पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो अपने कैटेगरी की तुलना में, जो यह बताता है कि फंड कितने कन्विक्शन के साथ इन्वेस्टमेंट करता है। इसके अलावा पोर्टफोलियो को स्टेबिलिटी देने के लिए यह फंड न सिर्फ मिड कैप शेयर्स में इन्वेस्ट करता है, बल्कि यह लार्ज कैप शेयर्स में भी इन्वेस्ट करता है, अराउंड 1/4 ऑफ इट्स AUM। अभी आप देखिए, इसका लार्ज कैप में इन्वेस्टमेंट इस समय है 24% और मिड कैप में 74%। जैसे कि आप जानते हैं कि सिर्फ 65% ही मिड कैप में इन्वेस्टर रहने का स्टिपुलेशन है सेबी के द्वारा, तो यह 74% इन्वेस्टेड है मिड कैप फंड्स में, उस स्टिपुलेशन को कंप्लाई करता है। और वहीं पे जो रिमेनिंग अमाउंट है उसका सिर्फ 2% ही इसने स्मॉल कैप में डाला है और बाकी 24% डाला है लार्ज कैप में, जिससे कि पोर्टफोलियो को एक स्टेबिलिटी मिलती है। तो कहीं से भी फंड बहुत ज्यादा रिस्की दिखाई नहीं देता है। तो कंक्लूजन में यह कहा जा सकता है कि यह एक ऐसा फंड है जो अपने एग्रेसिव इन्वेस्टमेंट स्टाइल के चलते आपके लिए बहुत अच्छे रिटर्न्स भी जनरेट करके दे रहा है, और इसके लिए यह बहुत ज्यादा रिस्क भी नहीं ले रहा है, जो कि हमने देखा इसके रेशियो के एनालिसिस करके देखा, पोर्टफोलियो एनालिसिस करके देखा, पोर्टफोलियो टर्नओवर रेशियो देखा इसके लार्ज कैप इन्वेस्टमेंट की चर्चा की गई, और इसके अलावा इसका एक्सपेंस रेशियो भी कैटेगरी से कम है। तो लगभग सभी पैरामीटर्स पे यह कैटेगरी से बेहतर परफॉर्म करने वाला फंड है। और अगर आपको सही लगता है तो आप इस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं कन्विक्शन के साथ। अपना डिसीजन लीजिए, क्योंकि यह वीडियो सिर्फ एजुकेशनल पर्पज के लिए है, यह कोई इन्वेस्टमेंट एडवाइस या रिकमेंडेशन नहीं। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में।